हूँ, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो तो बहुत ही ज़्यादा एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं भारत माता ग्रामवासिनी का कविता का हिंदी व्याख्या। यानी कि आज के इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से एकदम अपने भाषा में अध्ययन करेंगे, है ना। और ये चैप्टर नंबर कितना है, यानी कि अध्याय नंबर हम लोग का 5 है और पार्ट हम लोग का 2 है, ठीक है। यानी कि हम लोग पार्ट 1 में क्या किए हैं तो कवि का परिचय किए हैं और पार्ट 2 में हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एकदम अपने भाषा में समझेंगे, है ना। तो चलिए बिना देर किए इस क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है। और देखते हैं इसमें कैसा कैसा पंक्ति दिया गया है ना, उसका अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पंक्ति आप लोग का दे दिया गया है ना। अब आप लोग को इसे पढ़ना है और एकदम अच्छे तरीके से समझना है ना। तो चलिए पहले पंक्ति को पढ़ते हैं, उसके बाद इसका अर्थ को समझेंगे, ठीक है। तो पंक्ति दिया है, भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। अब आइए समझते हैं कि आखिरकार इस पंक्ति का अर्थ क्या हुआ, है ना, क्योंकि अर्थ समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का अर्थ दिया गया है ना। पंक्ति का अर्थ दिया गया है, कवि सुमित्रा नंदन पंत जी बताते हैं। कौन बताते हैं जी? कवि सुमित्रा नंदन पंत जी बताते हैं, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर के कवि कौन हैं तो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो वो बताते हैं कि भारत माता आज गाँवों में निवास करती हैं, ठीक है। यानी कि कवि जी बोलते हैं कि जो भारत माता है ना वो कहाँ पे निवास करती हैं तो गाँव में निवास करती हैं, ठीक है। और आप लोग भी अनुभव किए होंगे, यदि आप लोग गाँव में चले जाए ना तो आप लोग आप समझिए कितना आदर सम्मान किया जाएगा ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं, है ना। यानी कि गांव के लोग जो होते हैं ना काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग का आदर सम्मान करते हैं, ठीक है। तो वही कवि जी बोले हैं कि आज जो भारत माता है ना वो गाँव में निवास करती हैं, खेतों में फैली हरी भरी फसलों से वह श्यामल रंग वाली दिखाई देती हैं, ठीक है। वो कैसी रंग वाली दिखाई दे रही हैं जी? तो खेतों में फैली हरी भरी फसलों से वह श्यामल रंग वाली दिखाई दे रही हैं, ठीक है। उनका आंचल धूल और मैल से गंदा हो गया है। गंगा और यमुना को कवि ने भारत माता की 2 आंखें बताया है। यानी कि गंगा और यमुना को कवि जो हैं वो क्या बोले हैं तो भारत माता की 2 आंखें बोले हैं, ठीक है। किसको किसको? तो गंगा जी को और यमुना जी को, जिनमें दुख के आंसू भरे हुए हैं। और उनमें क्या भरा हुआ है तो आंसू भरा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार भारत माता की छवि मिट्टी की मूर्ति की तरह उदास और दुखी दिखाई देती है। और कहते हैं कवि जी, हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा, हम नहीं कह रहे हैं। कवि जी कहते हैं कि भारत माता की जो छवि है ना वो मिट्टी की मूर्ति की तरह, ठीक है। किसकी तरह जी? तो मिट्टी की मूर्ति की तरह उदास और दुखी दिखाई दे रही है, ठीक है। यानी कि उदास और दुखी दिखाई देती है। और ये सब कौन बोले हैं तो सुमित्रा नंदन पंत जी बोले हैं, ठीक है। क्लियर? उम्मीद कर रही हूँ कितना आप लोग को समझ में तो आया ही होगा, है ना। अगला पंक्ति देखते हैं। अगला पंक्ति दिया गया है, अब पढ़ते हैं अगला पंक्ति और फिर इसका अर्थ हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो अगला पंक्ति दिया है, दैन जड़ित अपलक नत चितवन, अंधेरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विषण मन, वह अपने घर में प्रवासिनी, ठीक है। इतना लिखा गया है ना। अब हम लोग इसका अर्थ समझते हैं, ठीक है, कि आखिरकार इस पंक्ति का अर्थ क्या हुआ, है ना। और यहाँ पे देखिए हम फिगर के माध्यम से आप लोग को अर्थ समझा रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग के माइंड में थोड़ा सा तो बात याद रहे, है ना। क्योंकि कहा जाता है कि
जो चीज़ हम लोग रटते हैं वो याद नहीं रहता है, पर जो समझते हैं ना वो याद रहता है। इसीलिए हम आप लोग को बोलते हैं भैया लोग कि आप लोग रटना बंद कीजिए, समझना स्टार्ट कीजिए, है ना। हिंदी को समझना है, ठीक है, रटना नहीं है ना। क्लियर। तो आइए देखते हैं इसका अर्थ दिया गया है। कवि सुमित्रा नंदन पंत जी बताते हैं कि भारत माता का चेहरा दुख और गरीबी से भरा हुआ है, ठीक है। कवि जी बोलते हैं कि जो भारत माता है ना, उनका जो चेहरा है ना वो दुख और गरीबी से भरा हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, यहाँ पे एक व्यक्ति है, यहाँ पे एक औरत है, ठीक है। ये सब का जो चेहरा है ना, ठीक है, किससे भरा हुआ है, तो दुख और गरीबी से भरा हुआ है ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक बुचिया जी हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हैं। यानी कि लोग का जो चेहरा है ना वो किससे भरा हुआ है, तो दुख से भरा हुआ है, गरीबी से भरा हुआ है, ठीक है। तो कवि कहते हैं कि भारत माता का चेहरा दुख और गरीबी से भरा हुआ है। उनकी आँखें झुकी हुई हैं, उनमें आंसू दिखाई देते हैं, और उनकी जो आंखें हैं ना वो झुकी हुई हैं, ठीक है। और उन आंखों में क्या दिखाई दे रहा है, तो आंसू दिखाई दे रहा है। क्लियर। क्या दिखाई दे रहा है जी, आंसू दिखाई दे रहा है। उनके होठों पर पुराना दबा हुआ रोना है। अनेक युगों से उनका मन दुख, अज्ञान और पराधीनता के अंधकार से पीड़ित है, ठीक है। भारत, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ना, क्योंकि थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भारत माता अपने ही देश में रहते हुए भी पराधीनता के कारण पराई सी हो गई हैं। और कवि जी कहते हैं कि भारत माता अपने ही देश में रह रही हैं, ठीक है। कहाँ पे रह रही हैं जी, अपने ही देश में रह रही हैं, परंतु पराधीनता के कारण ना वो दुखी हो गई हैं, ठीक है, यानी कि पराई सी हो गई हैं, ठीक है। कौन पराई सी हो गई हैं, तो भारत माता हो गई हैं। और वो कहाँ पे रह रही हैं, अपने ही देश में रह रही हैं, परंतु वो पराई सी हो गई हैं, ठीक है। क्लियर। यानी कि इस पंक्ति का अर्थ क्या हुआ, इस पंक्ति का अर्थ यही हुआ कि जो भारत माता है इनका चेहरा दुख और गरीबी से भरा हुआ है, ठीक है। इनकी आंखें झुकी हुई हैं, है ना, इनकी जो आंखें हैं वो झुकी हुई हैं। हम यहाँ पे एक आँख का फिगर बनाते हैं, हम इतने बड़े आर्टिस्ट तो हैं नहीं, बट ट्राई करते हैं, है ना। तो मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, ये आँख हो गया, है ना, ठीक है। इतना ही आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को उतना अच्छे से फिगर बनाने नहीं आता है ना, तो मेरे को अपने ही फिगर पे हंसी आ रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए ये आँख हो गया, है ना, तो इनकी जो आँखें हैं ना वो झुकी हुई हैं, ठीक है, इनकी आँखें झुकी हुई हैं, और इनमें क्या है, तो आंसू है ना। क्या है जी, आंसू है ना। किनकी आंखों में आंसू हैं, तो भारत माता की आंखों में आंसू हैं, ठीक है। होठों पर पुराना दबा हुआ रोना है ना। और देखिए, अनेक युगों से उनका मन दुख, अज्ञान और पराधीनता के अंधकार से पीड़ित है। फिर भारत माता जो है ना अपने ही देश में रहते हुए भी पराई सी हो गई हैं। क्लियर। अब देखिए अगला पंक्ति देखते हैं, ठीक है। सो फिगर को लेके उतना टेंशन मत लीजिएगा, है ना, क्योंकि मेरे को उतना अच्छे से फिगर नहीं आता है। क्लियर। तो कुछ ऐसा वैसा आप लोग मत कहिएगा कि आपको फिगर नहीं बनाने आ रहा है, क्योंकि हम अपना बेइज्जती खुद से ही कर दिए भाई कि हमको फिगर नहीं बनाने आता है। बस समझाने के लिए आप लोग को वहाँ पे हम दिखा दिए। क्लियर। अब देखिए अगला दिया है पंक्ति, 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्धक्षुधित शोषित निरस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निवासिनी। ठीक है। अब इसका हम लोग भी अर्थ समझेंगे, है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आए हैं तो क्या करने आए हैं, अब इस पंक्ति का अर्थ समझते हैं, है ना, कि आखिरकार इस पंक्ति का अर्थ क्या हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अर्थ में दिया गया है, इन पंक्तियों में कवि भारत माता की दुख भरी हालत बताते हैं। यानी कि इन पंक्तियों में कवि क्या बताए हैं, तो भारत माता की दुख भरी हालत बताए हैं। ठीक है। कैसा हालत बताए हैं, तो दुख से भरा हुआ हालत बताए हैं, है ना। कवि कहते हैं
भारत माता की 30 करोड़ संतानें गरीबी और भूख से परेशान हैं। कवि जी कहते हैं ना कि भारत माता की 30 करोड़ संतानें, ठीक है, मान लीजिए ये लोग 30 करोड़ हैं, है ना, तो ये 30 करोड़ संतानें किससे परेशान है? तो गरीबी से परेशान है और भूख से परेशान है। क्योंकि आप लोग को पता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको सही से खाना भी नहीं मिलता है, ठीक है, यानी कि 2 वक्त का रोटी भी नहीं मिल पाता है ना। ऐसा नहीं है कि सभी लोग रोज रोज अच्छा अच्छा खाना ही खा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 2 वक्त का रोटी भी नसीब नहीं होता है। तो वही कवि जी कहे हैं कि 30 करोड़ संतानें किससे परेशान है? तो गरीबी से परेशान है और भूख से परेशान है, ठीक है। वे लोग ठीक से खाना नहीं खा पाते और ये लोग ठीक से खाना भी नहीं खा पाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि डेली डेली ये लोग बहुत अच्छा अच्छा चीज़ खा रहे हैं, दोनों टाइम ये लोग खाना ही खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये लोग कभी कभी खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, है ना। और देखिए, इसीलिए कमज़ोर और बीमार जैसे दिखते हैं। और जाहिर सी बात है, यदि आप खाना नहीं खाएंगे, है ना, तो आपको कमजोरी होगा और कमजोरी होगा तो बीमारियां तो पकड़ेंगे ही, है ना। तो वही कहा गया है, यानी कि कवि जी कहते हैं, ठीक है, हम नहीं कह रहे हैं, है ना। तो कवि जी कहते हैं कि जो 30 करोड़ संतानें हैं ना, उन्हें ठीक से खाना भी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वे क्या हो गए हैं? तो कमज़ोर हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, है ना, वैसे दिख रहे हैं, ठीक है। पढ़ाई न मिलने के कारण वे अज्ञानी और असभ्य कहलाते हैं। और जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है तो वो क्या नहीं कर पा रहे हैं? पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण वे अज्ञानी और असभ्य कहलाते हैं। गरीबी की वजह से उनका शरीर झुका हुआ है और वे पेड़ों के नीचे या झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। और इतना गरीब हैं कुछ लोग कि उनका जो शरीर है ना वो झुक गया है, ठीक है, कमजोरी से झुक गया है ना। और वे लोग पेड़ों के नीचे, ठीक है, या झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं, है ना। और उनके पास घर भी नहीं है कि वो लोग अच्छे से रह पाए, इसलिए वे लोग कहाँ रह रहे हैं? तो पेड़ों के नीचे रह रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे रह रहे हैं जी? तो पेड़ों के नीचे, है ना। कहाँ पे? पेड़ों के नीचे, या फिर अपना एक झोपड़ी बना के वो लोग रह रहे हैं। कौन लोग? तो भारत माता के 30 करोड़ संतानें, ठीक है। एग्जाम में आप लोग का ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि भारत माता की कितनी संतानें गरीबी और भूख से परेशान हैं। तो आप लोग को एकदम अच्छे से आंसर मारना है कि एग्जामिनर भैया देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ना वो 30 करोड़ होगा, है ना, यानी कि 30 करोड़ संतानें, ठीक है। किसके माध्यम से? तो इस चैप्टर के माध्यम से। क्लियर? अगला पंक्ति देखते हैं, है ना। अगला पंक्ति क्या कह रहा है, ठीक है। अगला पंक्ति दिया गया है, स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित शारदेन्दु हासिनी, ठीक है। अब इसका हम लोग अर्थ समझते हैं, ठीक है, कि आखिरकार इस पंक्ति का अर्थ क्या हुआ, है ना। क्योंकि हम लोग क्या करने आए हैं भाई, तो आज का क्लास हम लोग क्यों कर रहे हैं? तो इस पंक्ति का अर्थ समझने के लिए कर रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पे अर्थ दिया गया है, इन पंक्तियों में कवि भारत माता की दुखद स्थिति बताते हैं। कवि कहते हैं कि भारत की धरती पर सोने के समान अनाज, ठीक है, यानी कि भारत की धरती पर कैसा कैसा अनाज उगता है जी? तो सोने के समान अनाज उगता है, ठीक है। जैसे में एग्जाम्पल दिया गया है धान, गेहूँ इत्यादि, यानी कि धान, गेहूँ, मक्का, ठीक है, ये सब किसके समान उगता है? तो सोने के समान उगता है ना। और देखिए, फिर भी यहाँ के किसान और आम लोग गरीब ही रहते हैं। कहते हैं कवि जी कि भारत की धरती पर सोने जैसा फसल उगता है ना। धान उगेगा, गेहूँ उगेगा, ठीक है, चना उगेगा, बाजरा उगेगा, है ना, ये सब चीज़ें उगती हैं। फिर भी भारत के लोग गरीब हैं। आखिर क्यों? आखिरकार क्यों भारत के लोग गरीब है भाई, ठीक है। तो किसान धरती की तरह बहुत सहनशील होते हैं। किसान जो होते हैं ना वो धरती की तरह बहुत सहनशील होते हैं, यानी कि बहुत सहते हैं, ठीक है, जितना हो सके उतना वे लोग सहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बीच में ही सब चीज़ छोड़ देंगे कि नहीं अब खेती नहीं करेंगे, नहीं फसल हो रहा है, तो ऐसा ये लोग नहीं करते हैं, सहते हैं, ठीक है, अपने आप को मजबूत बनाए रखते हैं। लेकिन ज़्यादा दुख और
कष्ट सहते सहते उनका भी मन दुखी हो जाता है। लेकिन ज़्यादा दुख सहते सहते किसान लोग का भी जो मन है ना वो अंदर से दुखी हो जाता है। कोई भी है भाई, अगर किसी चीज़ को आप बार बार टॉर्चर करेंगे, बार बार टॉर्चर करेंगे, है ना। जैसे कि मान लीजिए हम आप लोग को एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल है ना, ठीक है। मान लीजिए हम आप लोग को एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं। मान लीजिए ये पेज है, ठीक है, ये पेज है ना। ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है, क्लियर, ये एक व्यक्ति है, ठीक है। मान लीजिए इसको हम एक बार परेशान किए, ठीक है, इतना परेशान किए, दोबारा फिर हम इसको परेशान किए, इतना हुआ, दोबारा फिर परेशान किए, ठीक है, चौथा बार भी परेशान किए, पूरा एकदम परेशान इसको कर दिए, पूरा परेशान कर दिया, है ना। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी, ठीक है, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, है ना। तो ठीक है, एक बार हम सॉरी बोले, क्लियर, एक बार सॉरी बोले, इतना हुआ, ठीक। दोबारा सॉरी बोले कि भाई उसको ज़्यादा हर्ट हुआ होगा, एक बार और सॉरी बोल देते हैं, इतना ठीक हुआ। तिबारा बोलेंगे, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, इतना बार बोल दिए, है ना। सॉरी सॉरी बोलते बोलते इतना बार बोले। लेकिन ये जो पेज है, मान लीजिए ये व्यक्ति है, ठीक है, इसको पेज मत समझिएगा। ये जो पेज है ये आपको लग रहा है कि पहले की तरह है, मेरे को तो नहीं लग रहा है कि पहले की तरह है ना, क्योंकि मैं आप लोग को दिखा रही हूँ पहले की तरह पेज कैसा दिखेगा, ठीक है। पेज तो फाड़ना ही पड़ेगा, है ना, पेज तो फाड़ना ही पड़ेगा एग्जाम्पल दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये हम नॉर्मल पेज लिए थे, है ना, और इसी को हम लोग परेशान किए हैं, टॉर्चर किए हैं और सॉरी बोले हैं, तो ये ऐसा हुआ है, ठीक है। दोनों में आप लोग फ़र्क देख सकते हैं। इसको इतना बार हम लोग सॉरी बोले हैं, क्या ये पहले की तरह हुआ है? तो आप लोग कहेंगे नहीं, यानी कि नहीं हुआ है। यानी कि जाहिर सी बात है कि यदि आप किसी को बार बार परेशान कर रहे हैं तो वो अंत में बहुत दुखी हो जाता है ना। अब देखिए, उनके होठों पर रोने की पीड़ा छिपी रहती है, और उनके होठों पर रोने की पीड़ा छिपी रहती है, पर वे चुप रहकर मुस्कान दिखाते हैं, परंतु वो चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कुछ नहीं हुआ है मेरे को, है ना। यानी कि ये जो पेज है ना, ये बोल रहा है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को कुछ नहीं हुआ है ना, आई एम ओके, ठीक है। भारत माता की मुस्कान को कवि ने चांद से तुलना की है, पर यह मुस्कान राहु यानी कि गरीबी, दुख और शोषण से ढकी हुई है। यानी कि जो कवि है ना, भारत माता की तुलना किससे किए हैं? तो चांद से किए हैं, ठीक है, कि भारत माता चांद है, परंतु ये जो मुस्कान है ना वो राहु यानी कि गरीबी और दुख से ढकी हुई है, ठीक है। क्या हुई है जी? ढकी हुई है, क्लियर, इतना आप लोग समझ गए। अब हम लोग अगला पंक्ति देखेंगे, ठीक है। आप देखिए, अगला पंक्ति देखते हैं। अगला दिया गया है, चिंतित, ठीक है, चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित, ठीक है, आनंद श्री छाप शशि उपमित ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी, क्लियर। अब इसका भी हम लोग अर्थ भैया लोग समझेंगे, ठीक है, कि आखिरकार इसका अर्थ क्या हुआ है ना। अर्थ में देखिए दिया गया है, अर्थ में क्या दिया गया है, इन पंक्तियों में, ठीक है, एक बार फिगर के साथ हम लोग समझेंगे, है ना, ठीक है। तो दिया गया है, इन पंक्तियों में कवि ने भारत माता की स्थिति बताई है, ठीक है, इसमें स्थिति बताया है, ठीक है। भारत माता की भव है चिंता से सिकुड़ी हुई है, यानी कि जो भारत माता की भवें है ना वो चिंता से सिकुड़ी हुई है, ठीक है। किससे सिकुड़ी हुई है जी? तो चिंता से भाई, एकदम टेंशन से क्या हो गई हैं? सिकुड़ गई हैं, ठीक है। और देखिए क्या हुआ है, चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है, और चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है ना, यानी कि अंधेरों का बादल सा छा गया है। उनकी आंखें दुख से झुकी हुई हैं, और जो उनकी आंखें हैं वो दुख से क्या हुई हैं? तो झुक गई हैं, यानी कि झुकी हुई हैं। किनकी आंखें? तो भारत माता की आंखें, ठीक है। और देखिए क्या कह रहा है कि जैसे आकाश बादलों से ढक गया हो, ऐसे झुक गया है इनका आँख, जैसे जो आकाश है ना वो बादलों से ढक गया हो। उनका चेहरा, यहाँ पे दुख होगा, उनका चेहरा दुख से भरा हुआ है। देश के लोग ज्ञान भूलकर अज्ञान में डूब गए हैं, और जो देश के लोग हैं ना वो अपने ज्ञान को भूलकर अज्ञान में डूब चुके हैं, ठीक है।
इसीलिए भारत माता दुखी है, और इसीलिए जो भारत माता है ना वो क्या है, तो दुखी है, ठीक है। लेकिन गीता का प्रकाश ही ऐसा है जो अंधकार को मिटाकर सही रास्ता दिखा सकता है। लेकिन कहा गया है, कवि जी कहते हैं कि गीता का प्रकाश ही एक ऐसा है, यानी कि गीता का ही एक ज्ञान ऐसा है, प्रकाश यानी कि आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ज्ञान यानी कि मतलब ज्ञान भी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, यानी कि जो गीता का ज्ञान ही है ना जो व्यक्ति को बदल सकता है ना, यानी कि अंधकार को मिटाकर सही रास्ता दिखा सकता है, ठीक है। किनको, तो व्यक्ति लोग को। क्लियर। और अगला, और इस चैप्टर का लास्ट पंक्ति है ना, लास्ट पंक्ति, ठीक है। लास्ट पंक्ति दिया गया है, सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, हरती जन मन भय भव तम भ्रम, जग जननी जीवन विकासिनी, ठीक है। अब इसका हम लोग अर्थ समझते हैं, है ना। अर्थ दिया गया होगा, ठीक है, अर्थ दिया है यहाँ पे नीचे में। अर्थ कह रहा है, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि भारत माता का तप और संयम आज सफल हुआ। कवि जी कहते हैं कि भारत माता का जो तप है ना वो आज सफल हो गया, ठीक है। क्या हो गया जी, सफल हो गया। उन्होंने अपने बच्चों को अहिंसा का मीठा और पवित्र दूध पिलाया है, और उन्होंने अपने बच्चों को मीठा और पवित्र दूध पिलाया है, ठीक है। किन्होंने, तो भारत माता ने। अहिंसा की यह शक्ति लोगों के मन डर और अज्ञान का अंधकार मिटा देती है। भारत माता जग की जननी है, यानी कि सबकी माँ है, यानी कि जो भारत माता है ना वो सबकी माँ है, ठीक है। सबकी जननी बनकर जीवन को आगे बढ़ाने वाली शक्ति है। और कवि जी कहते हैं कि भारत माता सबकी जननी यानी कि माता बनकर सबके जीवन को आगे बढ़ाती हैं, ठीक है। बनकर आगे बढ़ाने वाली क्या है, तो ये एक शक्ति है। कौन शक्ति है, तो हमारी भारत माता शक्ति है, ठीक है। यानी कि कवि जी क्या बोले हैं जी, इस पंक्ति में कवि जी बोले हैं कि भारत माता जो है ना हमारी माँ है, ठीक है। माँ बोले हैं किनको, तो भारत माता को। जननी है, माता जी है हम लोगों की, है ना। यानी कि हर स्थिति में आगे निकलने की शक्ति देती है कौन, तो भारत माता देती हैं। क्लियर। आप लोग इतना समझ गए। उम्मीद कर रही हूँ कि आज का जो क्लास है आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। आप लोग अपना क्या बोलते हैं विचार कमेंट में कर दीजिएगा, है ना, कि आप लोग को आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, और आप लोग एकदम मन लगा के एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।